तालिबान। तालिबान शब्द को हम सुन रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो हम पहले जान लेते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि काफी टाइम से सुन रहे हैं लेकिन इसका मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये एक पश्तो लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है स्टूडेंट। हाँ, तालिबान शब्द का मतलब है स्टूडेंट, विद्यार्थी। ये वो नाम है जिसे आप सुन के अपने दिमाग में टेररिज्म की इमेज देखते हैं, लोगों के मरने की, मासूम लोगों के मरने की इमेज देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि तालिबान बना कैसे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये पावर में कैसे आया, अमेरिका का इनसे क्या लेना देना है, और अब किस तरफ सिचुएशन जा रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का नाम बदल के इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है तालिबान ने, वहां का झंडा भी बदल दिया है। तो ये तालिबान है क्या और बना कैसे? तो तालिबान बना मुजाहिदीनों से। ये मुजाहिदीन वो फाइटर्स थे जो यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो 1970s 1980s में जब सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे, तो ये तालिबान उनके अगेंस्ट, मुजाहिदीन उनके अगेंस्ट लड़ने लगे थे। मुजाहिदीन का मकसद था कि यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको हटाई जाए और हम अपने हिसाब से चलेंगे, इस्लाम धर्म को अपने देश का धर्म बनाएंगे और हम कम्युनिस्ट के कहने से नहीं चलेंगे। उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही होती थी यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर आज का रशिया है, अब 15 देशों में टूट गया है, लेकिन पहले वो सब मिलके एक देश बनाते थे, उसका नाम था यूएसएसआर। तो होता क्या था कोल्ड वॉर में, जो यूएसएसआर के साथ रहता था अमेरिका उसे परेशान करता था, एकदम बर्बाद कर देता था, और जो अमेरिका के साथ रहता था यूएसएसआर उसे बर्बाद कर देता था। अब यूएसएसआर की रीच अफगानिस्तान से बहुत करीब में है, तो उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया ये सोच के कि सेंट्रल एशिया पे उनकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। सेंट्रल एशिया बहुत ही मिनरल रिच लैंड है, हालांकि सब लैंडलॉक ही है ऑलमोस्ट, लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा है और वहां से कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी यूरोप की और बाकी हर जगह की। तो उन्होंने, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया और फिर मुजाहिदीनों ने उनके अगेंस्ट लड़ना शुरू किया और 10 साल में यूएसएसआर को अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के भागना पड़ गया। अब इस भागने को, यूएसएसआर के टूट जाने को और अफगानिस्तान से भाग जाने को अमेरिका ने अपनी जीत समझी थी। हिलरी क्लिंटन ने अपनी कई वीडियोस में ये एक्सेप्ट किया है कि इन मुजाहिदीनों को अमेरिका ने ही फंड किया, सपोर्ट किया, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए लड़ने के लिए, स्टिंगर मिसाइल्स दी ताकि ये यूएसएसआर से लड़े और वहां से उनको खदेड़ दें। और हुआ भी ऐसा। तो अमेरिका को लगा कि जीत गया, लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता था आने वाले सालों में यही मुजाहिदीन उनके लिए काल बन टूट पड़ेंगे। अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है, कौन तालिबान को बनाया? तो मुजाहिदीन से ही रिक्रूट किया गया तालिबानों को, वो उन्हीं के मेंबर से बना। तालिबान का क्या सोचना था कि जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे पहले यूएसआर के अगेंस्ट, आज वो ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, तो उन्हीं से बना तालिबान। और उनको मारने के लिए ये लोग भी हथियार उठा लिए और ये भी वही करने लगे जो वो करते थे। तो ये उनसे अलग नहीं थे, बस उनका ही मॉडिफाइड वर्जन थे। कुछ सालों में तालिबान, जो कि मुजाहिदीन से ही इवॉल्व हुआ, तालिबान ने मुजाहिदीन को खत्म कर दिया। अब नई आतंकवादी संगठन बन गई तालिबान। तालिबान को बनाने वाला था मुल्ला उमर। इसने कुछ 40-50 मुजाहिदीनों से शुरू किया तालिबान, और आज की डेट में उनकी संख्या है समथिंग अराउंड 75 to 80,000, जो अमेरिका बताता है, जिसकी रिपोर्ट अमेरिका के पास और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद 2013 में मुल्ला उमर मर गया था और इसकी पुष्टि हुई थी करीबन 2015 या 16 में। अफगानिस्तान की सरकार ने पता लगाया तो पता चला कि मुल्ला उमर तो मर चुका है। मुल्ला उमर के बाद जो तालिबान को लीड कर रहा था वो था मुल्ला मंसूर। इसको भी 2016 में अमेरिका ने मार दिया था एक ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू। उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन में तालिबान को लीड कर रहा है वो है मौलवी हिबतुल्लाह अखुनजादा। ये काफी खतरनाक है, दुनिया की बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे पड़ी हैं। ये बहुत छुपके नहीं रहता है, क्योंकि पता है कि
इनको अभी कोई कुछ छुएगा भी नहीं। तो ये है उनका लीडरशिप सिंस द स्टार्ट टू 2021। 1996 में तालिबान ने मुजाहिदीन को एकदम से हरा दिया, वहां की सरकार को भी हरा दिया और 1996 में कब्जा कर लिया। 94 में उन्होंने काम शुरू किया था पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लाने का और 96 में खत्म कर दिया। अब 96 से लेकर 2001 तक उन्होंने अपना पूरा दबदबा बनाया और पूरा देश वही चलाते थे। तालिबान से दिक्कत क्या थी कि ये बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में इस्लाम को इम्प्लीमेंट करते थे। ये शरिया लगाना चाहते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से। विमेन्स राइट की कोई अहमियत नहीं, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर उनको घर से निकलना है तो एक किसी मेल मेंबर के साथ ही निकले। पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाएगा विमेन को और हमेशा पूरे टाइम ढक के रहना है बुरके में। और कोई भी उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता था। जो भी कोशिश करता था ये तुरंत ही उन पे फायर कर देते थे। तो कभी इनके अगेंस्ट उन 5 सालों में कोई आया खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि सबको ये मार देते थे। उसके बाद उस वक्त में तालिबान को जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो इसमें पीछे रह ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के थ्रू ही अमेरिका ने तालिबान या मुजाहिदीन को खड़ा किया था। तालिबान के थ्रू ही, पाकिस्तान के थ्रू ही तालिबान को सारे लड़ाई करने के इक्विपमेंट्स पहुंचते थे। तो ये कहानी यहाँ तक है 96 से लेके 2001 की। लेकिन 2001 के बाद कुछ चेंज आने शुरू हुए। फिर वहां पे यूएस की एंट्री हुई और 20 सालों में 2001 से लेके 21 में सब कुछ बदल गया। 2020 में जब ट्रम्प की सरकार थी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डील साइन किया था तालिबान के साथ। मैं ये बताऊंगी कि ये डील क्यों साइन हुई, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, लेकिन पहले हम जान ले कि ये एक डील साइन हुई थी जिसके चलते तालिबान ने बोला कि जो यूएस की फौज है अफगानिस्तान में, आप उनको निकाल लीजिए, अब हम उनको नहीं मारेंगे और आप भी यहाँ से छोड़ के चले जाइए, हम अपने देश को अपने तरीके से संभालेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स को तो निकलने का मौका चाहिए। उनका काम तो हो चुका था उसामा बिन लादेन को मार देने का, तो वो बस निकलना चाहते थे जैसे तैसे। उन्होंने आनन फानन में ये डील साइन कर दी और उसमें तालिबान की शर्त थी कि आप भागिए और हमारे जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दीजिए जो जेल में ऑलरेडी बंद है। ये एक डील हुई थी, दोहा में ये डील हुई थी। तो ये है उस डील की समरी। जब से यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान छोड़ के भागना शुरू किया, वहां से अपनी फौज को वापस निकालना शुरू किया, 9 जुलाई 21 से लेके 15 अगस्त 21 तक, ये जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ये एरिया, रेड वाला एरिया पहले कितना था और 1 महीने के अंदर में तालिबान ने कितना कब्जा कर लिया। ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं 9 जुलाई को, सिर्फ उतना ही एरिया पहले तालिबान कवर करता था। उसके बाद जो ये येलो वाला एरिया देख रहे हैं वो सब सरकार के और तालिबान के बीच में कंटेस्टेड था, वहां पे लड़ाइयां होती रहती थी। और ब्लू वाला कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में था, वहां शांति थी कंपैरेटिवली बाकी जगह से। रेड वाले में बिल्कुल भी शांति नहीं थी और बाकी ये येलो वाला कंटेस्टेड था। अब देखिए 15 अगस्त को वो रेड वाला इलाका जो कि तालिबान के अंडर था वो बढ़ के कितना हो गया, ऑलमोस्ट पूरा अफगानिस्तान उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और जहां पे नहीं भी कब्जे में लिया है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो जीत भी जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको कुछ बाहर के देशों से। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अफगान सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, तो मैं बता दूं अफगान सोल्जर्स काफी सारे वजहों से हारे हैं। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, वो बोलता है कि हमने तो सब कुछ उन्हें दिया था, अब वो हार रहे हैं तो हमारी क्या गलती। बस अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, अफगान सोल्जर्स हार रहे हैं उनकी गलती है, अपना भाग गया वहां से, अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से भागे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स बोलता तो है हमने उनको सब कुछ दिया, पर उन्होंने सारे आउटडेटेड इक्विपमेंट्स दिए हैं उनको, और साथ में ही उनकी विल नहीं बची है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी छोड़ के भाग गई, प्रेसिडेंट अशरफ गानी छोड़ के भाग गए हैं अपना देश, और अब कोई विल नहीं बची है। और उनको अपनी फैमिली का डर बहुत था, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब खुद ही सरेंडर कर दे रहे थे, और जहां पे भी थोड़ी बहुत फाइट हो रही थी तालिबान वहां पे जीत भी जा रहे थे। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने फाइट बैक नहीं किया, जितना हो सका उन्होंने किया। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक कंट्री को अपनी आर्मी रेस करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए आप दूसरे देश पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। अफगानिस्तान नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर था अपनी आर्मी को बनाने में, और देखिए आज उनका क्या हाल है। तो जिस भी देश की आर्मी अच्छी है, जैसे हमारा देश इंडिया, हमें बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी आर्मी इतनी अच्छी है, क्योंकि हर जगह की आर्मी इतनी बेहतरीन नहीं हो सकती है जो सेल्फलेस हो और अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सके। अब ऐसा क्या हुआ था कि 96 से लेके 2001 के बाद तालिबान अफगानिस्तान से उनका राज खत्म हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री यहां से होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में जंग छिड़ गई थी, कोल्ड वॉर की। बेसिकली उनकी आइडियोलॉजीज के बीच में जंग थी। वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, और ऐसे इनके बीच की ये जंग थी। इसकी वजह से बाकी दूसरे देश बर्बाद हो जाते थे। मुजाहिदीन को बनाया अमेरिका ने, उनको सारी चीजें प्रोवाइड की, और उसके बाद ओसामा को भी अमेरिका ने ही बनाया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट बनाया और यूएसआर से लड़ने को बोला, पर कुछ हुआ, और ओसामा बिन लादेन ने बाद में, जब सब कुछ खत्म हो गया यूएसएसआर का अफगानिस्तान से, वहां से भाग गया, दूसरे देशों में रहने लगा। कुछ टाइम अफगानिस्तान भी रहा, लास्ट में तो अपने आखिरी दिनों में ये पाकिस्तान में था। इसने 2001 में अमेरिका के अगेंस्ट ही टेररिस्ट प्लानिंग कर दी। 4 प्लेन हाईजैक करके, 2 को ट्विन टावर में, 1 को पेंटागन में, और चौथे को पेंसिल्वेनिया में ले जाके क्रैश करा दिया। इस पूरे अटैक में कम से कम 3000 लोगों की मौत हुई अमेरिका में, और इस इंसिडेंट ने अमेरिका को बिल्कुल से बदल के रख दिया। सबको पता था कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही सब कुछ प्रोवाइड किया, और बाद में ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर ही चढ़ गया। एक्चुअली बात इनके बीच में ये थी कि अमेरिका सऊदी अरेबिया की सॉइल यूज कर रहा था इराक, कुवैत और इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओसामा बिन लादेन ने बोला कि सऊदी अरेबिया की धरती पवित्र है, वहां पे काबा है, मक्का मदीना है, तो आप वो धरती, वो सॉइल मत यूज करिए किसी को मारने के लिए। अमेरिका नहीं माना, तो ओसामा बिन लादेन ने ये ट्विन टावर, जो कि 9/11 के नाम से बहुत फेमस है, 9/11 टेररिस्ट अटैक प्लान किया और एग्जीक्यूट भी किया। उसके बाद जब वहां की जो सरकार थी बुश की, इसने सीधे सीधे बोल दिया बाकी कंट्रीज को कि देखिए, हम वॉर अगेंस्ट टेरर जा रहे हैं, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे अगेंस्ट है। और इसने तुरंत ही 1-2 महीने के अंदर ही अंदर अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। अब अफगानिस्तान क्यों? क्योंकि इनको अपनी इंटेलिजेंस से पता चला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है। इन्होंने 2001 में, जब तक उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि अगर ओसामा बिन लादेन के बारे में आपको पता है तो उसको आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। उस वक्त मुल्ला उमर, जो कि तालिबान का हेड था, उसने सीधे से इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं जानते उसको कुछ, मना कर दिया। और अमेरिका को यकीन था कि वो अफगानिस्तान में ही है ओसामा बिन लादेन, तो इन्होंने अपनी फौज उतार दी 2001 में। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि अमेरिका की एंट्री अफगानिस्तान में कब हुई, तो आप टिक करिएगा 2001। यहाँ से 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंटर किया, किसको ढूंढने के लिए? ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। उनका सिर्फ एक पर्पस था कि जितने भी लोग, कुछ 19 लोग के अराउंड इन्वॉल्व थे 9/11 अटैक में, उन सबको चुन चुन कर मारना है, और जो भी टेररिस्ट ग्रुप, जो कि शुरुआत में इन्होंने ही खड़ा किया था खुद, उसको भी खत्म करना है। और मेन मकसद था ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का। 10 साल लग गए, ओसामा बिन लादेन नहीं मिला, और जब अंत में मिलता है तो कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में अबोटाबाद नाम की जगह पे मिलता है ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने बखूबी रेड की और उसे वहीं पे मार दिया। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये उस वक्त की ऑपरेशन रूम की पिक्चर है। उस वक्त बुश प्रेसिडेंट नहीं थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ओबामा प्रेसिडेंट थे, और जो बाइडेन, जो हाल ही के प्रेसिडेंट है, वो ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे।
और हिलरी क्लिंटन उस वक्त स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सॉरी। तो 2011 में पाकिस्तान में मिला उसामा बिन लादेन, और इन 10 सालों में अफगानिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया गया। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान लड़ रहे थे, और अफगानिस्तान में तालिबान को और उसामा बिन लादेन के साथियों को चुन चुन के मारने के लिए अमेरिका लड़ रही थी। अब अफगानिस्तान है पूरा का पूरा माउंटेनियस एरिया, कोई भी आराम से सुरंग बना के छुप जाएगा, कोई एयरफोर्स वहां काम नहीं करती है, वो बम भी फेंकेंगे तो भी वो अपना सुरंग बना के छुप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2011 की कहानी खत्म हुई पाकिस्तान के अबोटाबाद में, जहां पे उसामा बिन लादेन को मारा गया। उसके बाद अमेरिका को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका वापस नहीं आया, इस डर से कि दोबारा तालिबान कब्जा कर लेगा, और वो चाहते भी थे एक तरीके से सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना। काफी लड़ाई चली तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, बहुत ही भीषण दिन भी देखे हैं अफगानिस्तान ने, एक एक दिन में हजारों लोग मारे जाते थे। वहां पे डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, स्कूल वगैरह की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भी स्पेस मिशन नहीं है, कोई भी लाइफ सिक्योरिटी नहीं है लोगों की, कभी भी किसी को भी मार दिया जा सकता है। और इन सब के चलते कुछ साल और बीत गए, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि मैं चाहूं तो अफगानिस्तान को 10 दिन में खत्म कर दूं, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता क्योंकि मासूम लोग मारे जाएंगे। ऐसा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही था, हालांकि हाँ ये बात सच है कि अफगानिस्तान को कोई भी न्यूक्लियर डिफेंस की चीजों से तबाह किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना कोई किसी देश के हित में नहीं है, और इसमें मासूम लोगों की जान बहुत ज्यादा जाती है। तालिबान तो वहां पे सिर्फ 70-80 हजार है, उनके चक्कर में लाखों मासूम लोग मारे जाते हैं। इन 20 सालों में 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपने फूंक दिए, और इसके बाद ट्रंप ने 2020 में एक ट्रीटी साइन की, जिसको हम दोहा पीस डील साइन की तालिबान के साथ। ये तालिबान की लीडरशिप है, पीस डील के वक्त यही लीडरशिप थी, जिनको हम सामने देख रहे हैं मौलवी हिबतुल्लाह खुंजादा, ये अभी लीड कर रहे हैं तालिबान को। इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, और अब इन्हीं में से कोई एक अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा। ये है उनकी पूरी लीडरशिप, आप देख सकते हैं। सबसे टॉप पर है जो लीड कर रहे हैं वो है मौलवी हिबतुल्लाह खुंजादा, उनके पॉलिटिकल डेप्यूटी हैं मुल्ला अब्दुल गानी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब सिराजुद्दीन हकानी, और उसके बाद मुल्ला अब्दुल हकीम। ये सीनियर जज हैं, ये शरिया कानून लाना चाहते हैं, तो इनका एक जुडिशरी विंग है, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, तालिबान एंड जुडिशरी, लेकिन उसके सीनियर जज हैं मुल्ला अब्दुल हकीम। तो ये है पूरा उनका स्ट्रक्चर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इतने जितने ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं वो उतने ऑर्गेनाइज हैं, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। इनके बीच में भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं तालिबान के अंडर, जिनकी सोच कुछ और है, थोड़ी सी हट के है, तो उनके बीच में भी क्लैशेस हो सकते हैं, होते ही रहते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी स्टेबल सरकार नहीं है, बहुत सारे क्लैशेस इनके खुद के अंडर होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि अगर लीडर मौलवी हिबतुल्लाह खुंजादा है, इन्होंने जो कहा है वो होगा ही। इन्होंने तो ये भी कहा है कि विमेन्स राइट की रिस्पेक्ट की जाएगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? सबको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। विमेन्स राइट, बच्चों के राइट, नवजात बच्चों को तो मारने से पहले ये लोग सोचते नहीं है, तो बाकी बड़ों का क्या ही कहें। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, तो इनके पैसे के सोर्स कुछ है, और उनमें से हम ये 3 आज डिस्कस करेंगे। पहला तो इनको माइंस एंड मिनरल्स की इलीगल एक्सपोर्ट करने से मिलते हैं। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन बहुत ही रिच है मिनरल्स में और प्रेशियस स्टोन्स में, तो उसकी इलीगल तस्करी करते हैं, और उससे कुछ एस्टिमेटेड $1 बिलियन की कमाई होती है इनकी। उसके बाद जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है तालिबान का पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लेने का, वो ये है अफीम, ओपीएम। तो ये ओपीएम की खेती बहुत करते हैं वहां पे, ये इलीगल है, कुछ ड्रग्स में यूज होता है, तो सिर्फ ड्रग्स में यूज करने के लिए ही इसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है, बाकी
नॉर्मल आदमी को यूज करने के लिए इसको मना किया गया है क्योंकि ये बहुत ही नशीला पदार्थ है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज अफगानिस्तान में तालिबान के राज कर जाने का। ये पूरे टाइम अफीम की खेती करते हैं, उसकी इलीगल तस्करी करते हैं। अफगानिस्तान का इलाका एक्चुअली आता है गोल्डन क्रिसेंट में, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये गोल्डन क्रिसेंट वो इलाके हैं जहाँ पे ओपीएम की खेती इलीगल तरीके से होती है, इसकी तस्करी बेइंतहा होती है। इनफैक्ट हमारे पंजाब में भी जो पाकिस्तान बॉर्डर से जो हमारे लगे हुए स्टेट्स है, वहाँ पे जो हमारे ड्रग्स का इशू है वो शुरू ही यहीं से होता है। पाकिस्तान से ही हमारी कंट्री में ड्रग्स इलीगल तरीके से भेजे जाते हैं और लोगों को इतना नुकसान झेलना पड़ता है। आप देखिए, ओपीएम से तालिबान को कुछ $106 मिलियन की कमाई होती है। कुछ लोग तो इसको 1 बिलियन तक भी बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट है उसमें $106 मिलियन बताया गया है। तीसरा एक जो बहुत ही बड़ा इशू है जिसको काफी कंट्रीज रिकॉग्नाइज भी करती है लेकिन कोई इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता है, वो ये है कि इनको कुछ गल्फ कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान से सपोर्ट मिला हुआ है। तालिबान को खड़ा करने के लिए ये लोग भी इक्वली जिम्मेदार हैं, कुछ गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान तो सामने से आके बोलता है कि अफगानिस्तान आर्मी को हम मारेंगे अगर उन्होंने तालिबान को मारा। एक तालिबान ग्रुप पाकिस्तान में भी है जो कि पाकिस्तान तालिबान है, उसको वो टेररिस्ट बोलता है लेकिन अफगान तालिबान को लेजिटिमेट बताता है। ये है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी। पाकिस्तान एज सच तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है कहीं पे किसी भी अच्छी फील्ड में, लेकिन टेररिज्म पे ये सबको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करता है। ओसामा बिन लादेन भी तो यहीं पे अबोटाबाद में पाकिस्तान में मारा गया था। मुल्ला उमर पाकिस्तान में था, छुपा रहता था। पाकिस्तान सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और ढेर सारा पैसा भेजता है ताकि तालिबान अपने हथियार खरीद सके। उनके घर वालों को पैसा भेजता है ताकि वो किसी और बिजनेस में ना जाए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट भी निकाली है जिसको आप देख सकते हैं। और ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग तो करते ही करते हैं, साथ में ये लोग किडनैपिंग भी करते हैं और फिर ऑफ कोर्स छोड़ने के लिए पैसा मांगते हैं, इससे भी उनकी कमाई होती है। बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उससे भी इनकी कमाई होती है। तो ये सोर्स है तालिबान के फाइनेंस का। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, इनसे बेसिक नॉलेज मिली होगी अफगानिस्तान के इशू के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनली तालिबान के अगेंस्ट दूसरी कंट्रियों का क्या स्टांस है। बेसिकली हम जानना चाहेंगे उसमें अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और कुछ गल्फ कंट्रीज का स्टांस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।